Good morning, student. Welcome to the chemistry class. Today in transition metal, we will see next property. Okay, what are the next property of the transition metal? That are the suppose uh, we will see the atomic volume. We will discuss about the atomic volume reactivity in. Yesterday class we discussed about the enthalpy of atomization, trend of reduction, electrode potential, and melting point and boiling point. Density also we discussed. Now today we will see the once again density of the density. As you know that as size decreases, density also decreases. Size decreases, density increases. Then you know that their size are very small. As we come left to right, size decreases and density increases. Okay. D block elements, D block elements have high density because of smaller size, smaller size and strong metallic bond ओके। तो यहाँ पे इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये जो है वॉल्यूम इनका कम होता है और मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा एटम पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जल्दी बॉन्ड टूटता नहीं है। तो पास होने की वजह से जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो डेंसिटी क्या बढ़ जाती है। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, एटॉमिक साइज यहाँ पे घट ही रहा है। हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं, एलिमेंट्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं। कुछ डेटा ऐसा है, हम लोग देख लेते हैं। उस डेटा के हिसाब से ओके, हमारे पास 10 एलिमेंट्स है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, ओके। फर्स्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ओके, और डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर देख लें। यहाँ पे हमारा एलिमेंट हो गया, यहाँ पे डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, स्कैंडियम की डेंसिटी जो होती है 3.0 होती है, 3.0। इसके बाद आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो डेंसिटी 4.54 हो जाती है टाइटेनियम की। फिर यहाँ पे 6 पॉइंट हो जाती है 6.12, 7.19 and then density 7.40, 7.97। ओके,
7.87 नेक्स्ट कोबाल्ट 8.74 एंड देन निकल। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डेंसिटी धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एबनॉर्मलिटीज हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इस एबनॉर्मलिटी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम यहाँ क्या देख रहे हैं, स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ओके, इनकी जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, और फिर लास्ट में जाकर के क्या हो जा रही है, वहाँ पे लास्ट में जाकर के कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डेंसिटी में एबनॉर्मलिटी दिख रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पे डेंसिटी में एबनॉर्मलिटी दिख रही है और यहाँ पे डेंसिटी में एबनॉर्मलिटी दिख रही है। वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और क्या रिएक्टिविटी है, क्या अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल है। ठीक है, साइज, कभी कभी क्या होता है, साइज में बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो नियर अबाउट डेंसिटीज भी आ जाती है। ठीक है, और जो ऑस्मियम है, ऑस्मियम ऑस्मियम 3D सीरीज में नहीं है, has slightly lower or less density than iridium। ओके, इरिडियम से डेंसिटी इसकी थोड़ी कम होती है। इरिडियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी, यानी कहने का मतलब ये है कि इरिडियम has highest density in transition element। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जैसे अगर कोई हैवी मेटल के बारे में पूछा जाता है कि सबसे हैवी मेटल कौन है या कौन से मेटल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारी जो होती है इरिडियम की होती है। इरिडियम के बाद अगर किसी की है तो ऑस्मियम की होती है। ठीक है, इरिडियम के बाद किसकी है, ऑस्मियम की है। तो एक बार हम यहाँ पे फिर देख लेते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी हाई होती है। हाई होने के पीछे रीजन क्या है, स्मॉलर साइज और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगभग ऐसा ट्रेंड मिल रहा है कि जब साइज बढ़ रही है तो डेंसिटी भी बढ़ रही है। अगर कहीं पे हमें इरेगुलरिटी दिख रही है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। जैसे यहाँ पे डेंसिटी कम होने के पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे डेंसिटी कम होने के पीछे रीजन है कि जो इनके पास केवल एक जो है कि एक आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, बाकी जितने एलिमेंट हैं इनके दो आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट है। तो जिनका केवल एक आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से साइज थोड़ी बढ़ जा रही है, और साइज बढ़ने की वजह से वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है, और इसकी वजह से डेंसिटी कम हो जा रही है। तो अगर पूछा जाए कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट वाई जिंक हैव लो डेंसिटी देन कॉपर, ओके, और इन पीरियड और इन 3D सीरीज, कुछ भी ऐसे पूछा जा सकता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल
में केवल एक ही ऐसा जो है कि सेल है जो कि इनकम्प्लीट है, बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट में दो दो जो है कि इनकम्प्लीट सेल है, और इसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी क्या है इसकी कम हो गई, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट, यहाँ पे डी के भर जाने की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल है उस आउटर मोस्ट सेल में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, इनर मोस्ट सेल से। चलिए, तो ये हो गया हमारा डेंसिटी। ऑस्मियम इरिडियम, हाईएस्ट इसकी डेंसिटी इरिडियम की है ट्रांजिशन मेटल में, उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑस्मियम है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में। एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, वो एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम जब हम पीरियड में चलते हैं या 3D सीरीज में चलते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, धीरे धीरे वो भी कम होता जाता है, क्योंकि एटॉमिक अगर साइज अगर कम हुआ तो हम लोग कोई भी स्फीयर अगर मान लेते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो क्यूब जब रेडियस कम होगा, एटॉमिक साइज कम होगी, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम decreases on moving left to right, right in D series, 3D series due to decrease in atomic size। ओके, एटॉमिक साइज घटेगी तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा, इसीलिए डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिएक्टिविटी। तो अगर किसी भी मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी और रिएक्टिविटी को देखा जाए तो दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। दोनों क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर जो है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होगी। हमने क्या बोला, हाँ ठीक, हमने ये बोला कि रिएक्टिविटी जो होती जो है कि प्रोपोर्शनल टू 1/आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी तो क्या होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ हमने इसको नोट कर लेना है कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस विथ increasing ionization enthalpy, ओके। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बढ़ने के साथ साथ रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन
एलिमेंट्स आर लेस reactive due to having high ionization enthalpy. ionization enthalpy, ठीक है। तो रिएक्टिविटी घटती जाती है जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बढ़ने के कारण। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा जाए तो बाकी के मेटल से ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस हो जाती है, ठीक है। और अगर देखा जाए जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इरिडियम है, ये सब क्या होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। ऑस्मियम है, ठीक है। सम मेटल्स आर, सम ट्रांजिशन मेटल्स आर, ऊपर लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। जहाँ ना समझ में आए तुरंत पूछो। अब यहाँ पे क्या होगा, सम ट्रांजिशन metals are almost very less reactive, very less reactive. Example: सिल्वर, प्लैटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, ETC। ओके, ये तो कम से कम इतने हैं कि जो रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसी वजह से इनसे कुछ वैल्यूएबल चीज़ें भी बनाई जाती हैं। टाइम के साथ इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, टाइम के साथ इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टी इनकी, नोट कर लिया इसको नीचे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रांजिशन मेटल्स have highest tendency to form complex ओके। क्यों? ड्यू टू क्यों होता है ऐसा? ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे ज़्यादा जो है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी आखिर क्यों होती है? क्या कारण हो सकता है? वही बार बार हम लोग पढ़े आ रहे हैं। पहला क्या है? ड्यू टू हैविंग स्मॉलर साइज। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे है स्मॉलर साइज का होना। और दूसरी चीज है एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। एक तो रीजन ये हो गया, और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है हैविंग पार्शियली और वैकेंट d ऑर्बिटल।
पार्शियली फिल्ड और वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी इनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनकी साइज बहुत स्मॉल है और इनका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, और इसके बाद इनकी जो इनके पास पार्शियली फिल्ड या वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिनके अंदर लिगेंड को वो कंबाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कलर। कलर प्रोडक्शन। अब इनके कुछ कंपाउंड है जो कलर देते हैं। कलर देने के पीछे कारण क्या है हमने पहले भी बता दिया कि देखो कहीं भी कलर की बात होती है तो पहले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरी बात एनर्जी पा करके वो ट्रांजिशन करेगा, हाई एनर्जी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा, और जब वो हाई एनर्जी लेवल में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो एक पर्टिकुलर विजिबल रीजन की जो हम लोग रेडिएशन स्पेक्ट्रा जानते हैं उसमें एक विजिबल रीजन होता है जिसमें 7 कलर होते हैं। तो वो विजिबल रीजन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब एक्साइटेड स्टेट से नीचे की ओर आता है ग्राउंड स्टेट में, तो वो जिस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब किया रहता है उसको लाइट के रूप में इमिट करता है। अब सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट कलर शो करते हैं, तो उसका कारण है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिससे कि डी ट्रांजिशन होता है। ठीक है, आई बात समझे? तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट so color due to first presence of unpaired electron, इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ठीक है, और दूसरा हो गया डी ट्रांजिशन। ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो कारण है जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट कलर देते हैं। इन दो कारणों से ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब यहाँ पे ये तो हो गया कैसे होता है, हमने ये बता दिया कि अनपेयर्ड, एक तो कलर देने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। दूसरा ये जरूरी है कि दूसरी बात ये जरूरी है कि वहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन की। ठीक है, ये चीज़ें बार बार बताया, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा ही, अगर एनर्जी हम देंगे, और जब वो रिटर्न होगा तो वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया रहेगा उसी का कलर इमिट करेगा। ये तो एकदम सिंपल सी बात है और ये फंडा हर जगह काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है,
वही बात है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में है, लेकिन यहाँ से डी ऑर्बिटल में ही ट्रांजिशन होता है और उस ट्रांजिशन की वजह से कलर आते हैं। अब ये जो कंपाउंड कलर बनाते हैं, कलर ऑफ कंपाउंड जो होता है वो भी कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करता है। कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन complex compound depends upon फर्स्ट नेचर ऑफ मेटल, कैसा मेटल है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द मेटल, कहाँ पे डिपेंड करता है, मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा मेटल है, अगर जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो वो ट्रांजिशन कैसे करेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो ट्रांजिशन कैसे करेगा। दूसरा डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। और तीसरी बात डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिगेंड पे, नेचर ऑफ लिगेंड्स पे, ठीक है। पहला तो हो गया मेटल, मेटल के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसे ट्रांजिशन होगा। दूसरा हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट किस स्टेट में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड है, ठीक है। चूंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो वेरिएबल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और उस केस में क्या होगा, ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा अवेलेबल होंगे वहाँ पर ट्रांजिशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात है कि लिगेंड कैसा है। लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जैसा कि हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होगा तब तो हमें कलर ज़्यादा मिलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो कलर कम मिलेगा क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कलर प्रोडक्शन का कारण। पहले हमने लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, दूसरा डी ट्रांजिशन। अब किसी कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो इन तीन बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि मेटल कैसा है, मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भी कि नहीं, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट और तीसरा नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। हमारा जो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, या तो नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फ्यू, सो दे शो द what magnetic property, but those elements which have the paired electron, which have no unpaired electron, they are diamagnetic, and those elements which have number of unpaired electron, that are ferromagnetic। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर देखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और टू एलिमेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन। तो एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल, तो ये जो है इन डी ऑर्बिटल्स, तो इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक सोच करते हैं। दे शो अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करते हैं और ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक नेचर increases with increasing number of unpaired इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Mn+2 क्या है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। 3D सीरीज में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है Mn2 हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक या दो इलेक्ट्रॉन भी है तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करेंगे। टेम्पोरली ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं और यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर बढ़ता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। Mn+2 का जो है सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में और देखेंगे और कैटालिटिक बिहेवियर भी इनका चेक करेंगे, ठीक है।